हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल की। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। करंट डिवीजन रूल में आपको बताया गया था कि जो करंट डिवीजन रूल होता है वो पैरेलल सर्किट में यूज होता है और वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज सर्किट में यूज होता है। उसका थोड़ा बहुत कुछ एप्लीकेशन देखे थे, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कैसे होता है, उस पर कुछ और अच्छे और पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं आप सबके लिए। तो आइए बारी बारी से सारे को देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए और आपसे क्या पूछा है, I1 आपसे 1 ओम के अक्रॉस करंट पूछा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको बताया गया था कि जो करंट डिवीजन रूल होता है या वोल्टेज डिवीजन रूल वो दो एलिमेंट के लिए होता है। जहाँ पे दो एलिमेंट है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं करंट डिवीजन रूल या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल। अब यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन औरों से अलग हो जाता है। आपको क्या करना है, अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर देंगे मतलब खुद से बना के, और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया। और फिर जब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप अपना आंसर मैच करिएगा। क्लियर? और सही आए गलत आए डजेंट मैटर, बस आप कोशिश करना, आप सब कोशिश करिएगा। अब यहाँ देखिए, ये 10 एम्पियर, ये I1 पूछा है 1 ओम के क्रॉस, ये 2 ओम और ये 3 ओम। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि मुझे ये करंट किसके क्रॉस निकालना है, 1 ओम के क्रॉस निकालना है। चलो, अब 1 ओम में तो हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 ओम के क्रॉस मुझे करंट निकालना है। अब एक करंट I1 इधर आएगा तो कुछ करंट कहाँ जाएगा, इधर आएगा। इधर कितना करंट आया मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब देखते हैं, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, I1 1 ओम के क्रॉस करंट। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इन दोनों के लिए एक रेजिस्टेंस लिखूं तो बात आ रही समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यही होता है। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3 6/5। अब इसका मतलब क्या, अब इन दोनों को हटा के हमें एक रजिस्टर लिख सकते हैं जिसका वैल्यू कितना होगा, 6/5 ओम। बस ध्यान से देखते रहना आप सब। अब मैं क्या किया, इस वाले को गायब किया, इस वाले को गायब किया और इस वाले को भी गायब किया, और अब इसका वैल्यू में हम कितना लिख दिए, 6/5 ओम। बात आ रही समझ में, 6/5 आया कैसे, ये भी आ रही होगी समझ में। अब तो हम जानते हैं ना कि अब मेरा 2 रजिस्टर है तो I1 कैसे निकलेगा, डायरेक्ट I1 निकालने के लिए जाते हैं हम लोग। I1 बराबर क्या होगा, अब जिसमें हम लोग करंट डिवीजन रूल में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसमें करंट निकालना है उसके अपोजिट वाले को मतलब दूसरे वाले को कहाँ रखना है, ऊपर नॉमिनेटर में रखना है। तो देखना आप सब, ये कितना हो जाएगा, 6/5 बाई 1 प्लस 6/5 इंटू सोर्स करंट कितना, 10 एम्पियर, ये कितना हो गया, 10 एम्पियर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
6 और 5 11 इतना 6/11 इंटू 10। अगर हम देखें तो I1 बराबर मेरा आया कितना, I1 बराबर 60/11। I1 बराबर आ गया कितना, 60/11 एम्पियर। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से आप समझेंगे। कहीं भी दिक्कत हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये 10 एम्पियर ये इंडक्टर लगा है, ये भी इंडक्टर और ये भी इंडक्टर। इसका वैल्यू 2 हेनरी, इसका 1 हेनरी और इसका 3 हेनरी। इसका कितना, 3 हेनरी। आपसे क्या पूछा है कि 2 हेनरी के क्रॉस करंट आएगा कितना। आपसे क्या पूछा है, 2 हेनरी के अक्रॉस कितना करंट आएगा। तो भाई अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बदले क्या करेंगे, एक इंडक्टर लगाएंगे। क्लियर। अब इन दोनों के बदले हम एक इंडक्टर तो लगा दें, लेकिन उस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, ये बात आती है। तो 2 इंडक्टर किस में दिख रहा है, पैरेलल में। तो अगर इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 1 × 3 1 + 3 मतलब आया कितना, 3/4। जो केस रजिस्टर का होता है वही केस होता है किसका, इंडक्टर का। क्लियर। अगर 2 इंडक्टर पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, 11 × L2 बटा L1 + L2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से इसे हटाए और इसका वैल्यू लिखे कितना, 3/4 हेनरी। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, I1। अब मैं I1 के लिए जा रहा हूँ। I1 के लिए जाऊँ तो इन केस ऑफ इंडक्टर हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका करंट निकालना है उसके बगल वाले को, मतलब दूसरे वाले को कहाँ रखेंगे, नोमिनेटर में, और दोनों का सम डिनोमिनेटर में इनटू सप्लाई करंट। बस वैसे ही करते जाइए। इसका करंट निकालना है तो ऊपर कौन रहेगा, 3/4 बाई 2 + 3/4 2 + 3/4 इंटू सप्लाई करंट। सप्लाई करंट कितना, 10। कैलकुलेट करें इसे, 3 8 × 2 = 8 + 3 11 इंटू 10। ये 4 से 4 कैंसिल आउट। I1 बराबर, I1 इक्वल टू आया कितना, 30/11। एम्पियर। बात आ रही है समझ में कैसे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे और भी मज़ेदार आएंगे क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो मन किया वो ला के आप सबको बता दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 10 एम्पियर
अब आया केस कैपेसिटर का। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इंडक्टर, रेजिस्टर। अब किसका आया केस, कैपेसिटर का आया। ये 2 फैराड, ये 3 फैराड और ये भी कितना है, 3 फैराड। 2 फैराड, 3 फैराड और 3 फैराड। अब मुझे इसके अक्रॉस करंट पूछा है, इसके अक्रॉस करंट पूछा है I1। अब इसके अक्रॉस करंट कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है मुझे, अब इन दोनों कैपेसिटर को अब यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर के बदले एक कैपेसिटर लगाना है मुझे। तो अब कितना लगाएंगे, तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है कितना, C1 + C2। क्लियर। तो C1 + C2 3 + 3 कितना आया, 6 फैराड। मतलब अगर इन दोनों कैपेसिटर को हम हटाएंगे तो मुझे एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 6 फैराड, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 6 फैराड। यही ना भाई। अब यहाँ पे ये इंडक्टर सॉरी ये कैपेसिटर का केस है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम I1 कैसे फाइंड आउट करें, I1 कैसे फाइंड आउट करें। अब हम देख रहे थे इन केस ऑफ रजिस्टर और इन केस ऑफ इंडक्टर कि I1 कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, जिसमें करंट मुझे फाइंड आउट करना था उसके साथ वाले को कहाँ रख रहे थे, ऊपर, बाई दोनों का सम नीचे इनटू सप्लाई करंट। लेकिन कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जिसके अक्रॉस मुझे करंट निकालना है वो रहेगा ऊपर। क्लियर। और दोनों का सम इनटू सप्लाई करंट, इनटू सप्लाई करंट 2/8 × 10। ये कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। I1 बराबर आया कितना, I1 बराबर 5/2 = 2.5 एम्पियर। बात आ रही समझ में। आपको कैपेसिटर का केस इसलिए लिया गया कि जो कैपेसिटर का केस होता है वो बाकियों से अलग होता है। कैपेसिटर का केस इंडक्टर और रजिस्टर से क्या होता है, अलग होता है। तो ये जहाँ पे ये कैपेसिटर का केस मतलब होता है, वहाँ पे जो बच्चे केयर नहीं करते हैं वो गलती कर जाते हैं। अब आप एग्ज़ाम में गलती करके आ गए तो पछताने के अलावा कोई फ़ायदा है नहीं। जानते हैं सारे लोग, जानते हैं सारे लोग, पर वही रजिस्टर और इंडक्टर वाला क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और गलत करके आ जाते हैं। और मज़े की बात ये होती है कि उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है, ऑप्शन भी मैच कर जाता है। तो जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं वो तो इतना खेल ही सकते हैं, वो तो इतने खिलाड़ी होते हैं कि आपको वो फंसाने के लिए उस तरह का ऑप्शन भी देते हैं। क्लियर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। देखेंगे बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाने वाला है क्वेश्चन, इसलिए ज़रा ध्यान से देखना आप सब।
ये पॉइंट ए दे रखा है, ये वाला पॉइंट बी दे रखा है, ये वोल्टेज वी ए बी, ये सारा का सारा कितना दे रखा है, जेड। क्लियर? हाँ सही है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब भाई ये लगभग सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। क्या? ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये करंट आई है, बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, और ये क्वेश्चन फिक्स होता है। क्लियर? इसमें कहीं भी चेंज नहीं हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि यहाँ ये जेड है तो यहाँ 5, 10, 15 कुछ भी दे सकता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं करता है कि इसका वैल्यू 5 दिया, इसका वैल्यू 2 दिया, इसका वैल्यू 1 दिया, ऐसा नहीं करता। क्योंकि ऐसा करने के बाद एक क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन सेट करता है उसका मतलब जो मायने होता है वो आपका टाइम को किल करने का मकसद नहीं होता उसका आप मतलब कितने अच्छे से इसको जानते हैं, आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं वो देखना होता है। क्लियर? तो देखिए अब जरा, अब यहाँ से करंट I1 निकला, यहाँ से करंट I निकला, यहाँ पे आया, I करंट यहाँ पे आया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3 रास्ता मिला I को। एक तो यहाँ से ऐसे जा सकता है, एक यहाँ से ऐसे, मतलब इधर से 2 रास्ता, एक यहाँ से ऐसे जा सकता है, इधर से ऐसे होकर जा सकता है, फिर इधर से इस तरीके से जा सकता है। अब यहाँ पे देखें ये 3 रास्ता है। अब तीनों में जाने में बराबर इम्पीडेंस लग रहा है, मतलब अगर इधर से भी जाएगा तो कितना, जेड जेड जेड, 3 इम्पीडेंस हो के कहाँ पहुँचेगा, बी पे पहुँचेगा। ए इधर से भी जाएगा तो जेड 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 जेड, मतलब ये कहीं से भी चला जाए 3 इम्पीडेंस ही इसको पास करके ही जाना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर इम्पीडेंस का वैल्यू सेम है तो करंट का डिवीजन इक्वली होता है। क्लियर? अगर इम्पीडेंस का वैल्यू सेम है तो करंट का डिवीजन इक्वली होता है। तो देखिए जरा, I करंट यहाँ आके 3 बराबर भागों में बट रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं कि इधर जो करंट है वो कौन सा जा रहा है, I1, ये वाला करंट I2 और इधर का करंट I3। ओह सॉरी, इधर का करंट I/3, इधर का करंट भी कितना, I/3, और इधर का भी करंट कितना, I/3। I/3 क्यों लिए? क्योंकि ये I करंट 3 बराबर भागों में बट रहा है। I करंट क्या हो रहा है, 3 बराबर भागों में बट रहा है, इसलिए हमने क्या लिया, I/3। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, I/3 यहाँ आया, ये वाला I/3 यहाँ आया। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ से I/3 को जाने के लिए एक तो रास्ता ए मिला और एक रास्ता ए मिला। क्लियर? 2 रास्ते मिले, दोनों में इम्पीडेंस कितना है, 2 इम्पीडेंस होके यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे भी 2 इम्पीडेंस पार करके यहाँ पहुँचेगा। क्लियर? ये I3 यहाँ पहुँचा, एक तो इधर से जा सकता है, तो यहाँ भी एक इम्पीडेंस यहाँ, एक इम्पीडेंस यहाँ, एक यहाँ से आके यहाँ से मतलब होके जा सकता है, एक इम्पीडेंस यहाँ, एक इम्पीडेंस यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फिर से I3 2 इक्वल पार्ट में बटेगा।
फिर से I3 क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट में बटेगा। क्यों बटेगा, क्योंकि I3 का इक्वली डिवीजन हो रहा है। I3 का इक्वली डिवीजन हो रहा है, तो ये वाला करंट कितना होगा, I3 का इक्वली करंट हो रहा है 2 पार्ट में, तो ये वाला करंट कितना I/6 और ये करंट भी कितना होगा I/6। ठीक, अब ये वाला यहाँ आया तो यहाँ पे भी I/6 और ये वाला भी कितना होगा I/6। यहाँ पे ये आया तो इधर का भी करंट कितना I/6, इधर का भी करंट कितना भाई I/6। बात समझ पा रहे हैं आप सब, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये I/6 यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे इधर से I/6 पहुँचा, इधर से I/6 पहुँचा, I/6 प्लस I/6, यहाँ पे कितना हो जाएगा करंट I/3। क्लियर। अब इस पॉइंट को देखेंगे, I/6 यहाँ से पहुँचा, I/6 यहाँ से पहुँचा, तो ये वाला में कितना हो जाएगा I/3। बात आ रही समझ में। अब यहाँ से I/6 इसमें पहुँचा और यहाँ से I/6 यहाँ पहुँचा, तो ये भी कितना हो जाएगा I/3। और I/3 यहाँ से भी यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, I/3 प्लस I/3 प्लस I/3, I/3 प्लस I/3 प्लस I/3, ये करंट यहाँ पहुँचा बराबर कितना I। मतलब VAB से जितना करंट निकला था उतना करंट VAB में आ गया। क्लियर। इससे क्या पता चला कि हम जो करंट का डिवीजन किए वो सही रहा, क्योंकि एक सप्लाई से जितना करंट जाता है उतना करंट वापस आता है ना। तो मेरा तो जितना I करंट गया I करंट आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सबसे नीचे वाले लूप में हम लोग KVL अप्लाई करने वाले हैं। सबसे नीचे वाले लूप में KVL अप्लाई करने वाले हैं, इस वाले लूप में। इस वाले लूप में क्या करने वाले हैं, KVL अप्लाई करने वाले हैं। तो लगा रहे हैं KVL, आइएगा साथ साथ आप लोग। माइनस VAB और बड़ा लिख देते, माइनस VAB। अब यहाँ कितना Z इंटू I/3 प्लस, अब यहाँ देखें Z इंटू I/3, Z इंटू I/6, फिर क्या Z इंटू I/3। बस, तो हम क्या कर लें, Z कॉमन कर लें, Z कॉमन कर लेते हैं यहीं से, Z कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा I/3 प्लस I/6 प्लस I/6 प्लस I/3 बराबर 0। इतना हो गया ना भाई। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, Z ये कितना हो जाएगा 6 2I प्लस I प्लस 2I इक्वल टू VAB। VAB इधर माइनस में था, उधर गया प्लस हुआ। अब क्या करेंगे देखना, Z को यहाँ पे लाते हैं, VAB ओ सॉरी देखिएगा, आगे कैलकुलेट करते हैं। Z ये कितना हो जाएगा 5I/6, 5I/6 बराबर VAB। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, I को यहाँ लाते हैं, तो VAB बाई I बराबर कितना हो जाएगा
5/6Z। और वोल्टेज बटा करंट क्या, इम्पीडेंस, तो Z इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या, वोल्टेज, मतलब ये टोटल वोल्टेज इतना था और करंट इतना था, तो Z इक्विवेलेंट या लिख सकते हैं ZAB बराबर 5/6Z। बात आ रही समझ में? ये कितना आया, 5/6Z, 5/6Z। इसमें तो किसी को दिक्कत ना होगा, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। (5/6Z). अब देखेंगे यहाँ पे, ये बात हो रही है इम्पीडेंस की, बात किसकी हो रही है, इम्पीडेंस की। अगर हम इसमें, अब आपको क्या करेगा, इसी फिगर में या तो रजिस्टर देगा या कैपेसिटर देगा या इंडक्टर देगा। क्लियर? अब देखते हैं, फिगर को यहाँ से इरेज करते हैं हम। फिगर इरेज हो गया। अब Z क्या है, मेरा इम्पीडेंस है ना, तो Z इक्विवेलेंट बराबर, अगर इन केस ऑफ रजिस्टर, केस फर्स्ट, इन केस ऑफ रजिस्टर, इन केस ऑफ रजिस्टर, इन केस ऑफ रजिस्टर कहने का मतलब क्या, कि अगर इम्पीडेंस की जगह पे क्या हो, रजिस्टर लगा हो। इसको भी इरेज करते हैं। तो क्या होगा, Z इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, Z इक्विवेलेंट बराबर होता है R इक्विवेलेंट। Z इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R इक्विवेलेंट। ये कैसे होता है, जब हम करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल को डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया गया था। क्लियर? तो Z इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट, तो और Z इक्वल टू क्या होता है, R। तो Z इक्विवेलेंट मेरा कितना आया था, 5/6Z। तो Z इक्विवेलेंट की जगह R इक्विवेलेंट और Z की जगह पे R। अगर रेजिस्टेंस लगा होगा तो कितना आएगा, अगर रेजिस्टेंस लगा होगा तो कितना आएगा, इतना आएगा। क्लियर? रेजिस्टेंस लगा होगा तो इतना। अब देखते हैं इन केस ऑफ केस 2, अगर कैपेसिटेंस लगा होता तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, Z इक्विवेलेंट बराबर 1/1/j ओमेगा C इक्विवेलेंट, और Z बराबर 1/j ओमेगा C। क्लियर? अब इसका वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो Z इक्विवेलेंट बराबर, C इक्विवेलेंट बराबर आएगा, C इक्विवेलेंट बराबर आएगा 6/5C। कितना आएगा, 6/5C। केस 3, इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर, वहाँ पे क्या होता है, Z इक्विवेलेंट बराबर L इक्विवेलेंट, J ओमेगा L इक्विवेलेंट, J ओमेगा L इक्विवेलेंट, और Z बराबर J ओमेगा L। अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे L इक्विवेलेंट तो आएगा 5/6